मेरी स्टोरी में एक अतपर्दा नशीन का नाम भी अलिफीगा, लेकिन तुम भी क्या याद करेगा साले। अज मैं तुम्हें अमेरिका में पहली प्यौदी मानी और इससे जुड़ी एक एक बात तफसील बताऊंगा। और मेरी जान, ये तफसील इतनी गर्म होगी कि आज की रात 19 स्टोरी बनाना कर मुठ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही इसने कुर्सी मेरी तरफ जिसकाई और फिर वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, साथी जी शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे सदके मामू उम्र कम है होते हैं और उन्हीं की सस्पो नस्ल की वजह से मैं अमेरिका गया था। उसके बाद वो कहने लगा कि ये इन दिनों की बात है जब मैट्रिक के पेपर्स के लिए चीट इशू हो गए थे और हमारे सारे दोस्त पेपर्स की तैयारी करने लगा। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, एक डेट शीट के मुताबिक पहला पर्च अंग्रेजी का था, लेकिन मैं अंग्रेजी का पर्चा देने के बजाय अंग्रेजी बोलने वालों के देश अमेरिका जा रहा था इन दिनों। क्योंकि सारे दोस्त अंग्रेजी के पर्चे की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए पाकिस्तान से जाते हुए मैं अपने दोस्तों से उलूदाई मुलाकात भी नहीं कर सका। उसके बाद वो कहने लगा कि जिस दिन तुम लोग कमरा इम्तिहान में बैठकर एक दूसरे से बूटी मांग रहे थे, इसी वक्त में आंखों में गोरियों के ख्वाब सजाए जहाज में बैठा अमेरिका के लिए रवाना हो रहा था। JFK एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए मानो और मुमानी दोनों अलिफी हुए थे। ये लोग नहीं हुए यार के मशहूर एंडर पार्क एरिया क्वीन में रहते थे, जो कि JFK एयरपोर्ट से 20-25 मिनट की ड्राइव पर वाक़या था। उनके रहाइश करोना पार्क से कुछ फासले पर वाक़या थी। यहाँ पर मैं तुमसे अपने मामू और मुमानी का तारुफ करवा दूं। मेरे मामू का नाम सलीम सुल्तान और मुमानी का नाम और हम सुल्तान था। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मनवाने की उम्र 30 से 32 साल, जबकि मेरे मामू की उम्र 40 से 42 साल के होंगे और वो अभी तक बे औलाद थे। अमेरिका पहुंचकर मामू और मुमानी ने मेरी बड़ी अलिफा भगत की और ख़ासकर मुमानी नहीं मुझे न्यूयॉर्क सिटी में काफ़ी घुमाया फिर आलिफ। इस दौरान मैंने उनसे कहा भी कि मुझे कहीं काम पर लगवा दे, लेकिन वो जवाब देते कि तुम्हारी मेहमान ने कहा है कि मुंडे को अति साथ ही काम पर लगा देना, इसलिए थोड़ा घूम फिर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद तुमने सारी उम्र काम ही करना है। हाँ, तुम में कही रहा था कि मामू जान रहते हैं। वो एक छोटा सा 2 बंगला मकान था। उनके छोटे से अवार्ड मिनट में 2 ही कमरे थे, सोते थे जाके दूसरे कमरा उन्होंने मुझे दे दिया था। मामू और मम्मा ने दोनों ही अलग अलग स्टोरीज में मुलाजमत करते थे, लेकिन यह स्टोर एक ही मालिक का था जिसका नाम अजीब पर काश्त अच्छे था और वो इंडिया दिल्ली का रहने वाला एक पंजाबी हिंदू था। और मज़े के बात यह है कि मेरे मामू लोग जिस अपार्टमेंट में बतौर कराया था रहते थे वो भी इसी हिंदू मालिक की मलकियत था। निचले वाले पोर्शन में वो खुद, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में मामू लोग रहते थे। और इस कार की बनावट कुछ ऐसी थी, ये इसका मेन गेट एक ही था, जबकि इसके ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियां सहन से होकर गुजरती थी। इतनी बात करने के बाद तनवीर एक लम्हे के लिए जज का, लेकिन अगले ही लम्हे इस रवाने के साथ कहने लगा, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि शुरू से ही मेरे घर का माहौल आमगारों की निस्बत थोड़ा खुला था, लेकिन जहाँ तक मुमानी लोगों का ताल्लुक है तो यकीन करो खुद माने और उनकी फैमिली के बाकी लोग अच्छे खासे मजहबी वाक़या हुए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस ज़माने में मुमानी और उनकी बाकी बहनें वगैरह पर्दा किया करती थी, लेकिन जब मैं अमेरिका पहुंचा तो हंस कर वो मानी, खासकर मुमानी के चाल चलन देकर मैं तो हैरान रह गया। कहा कि वो पर्दे के बगैर घर से बाहर एकदम भी ना रखती थी, और कहा ये कि पर्दा तो दरकनार जिस किस्म के लिबास में उन्होंने देखा था, यकीन करो मैं हैरान बल्कि काफ़ी हद तक परेशान हो गया था, क्योंकि वो बहुत बोल्ड मल्टी उनकी फैमिली के हिसाब से अच्छा खासा काबिल एतराज़ था। फिर कहने लगा कि अमेरिका की खुली दिल्ली सोसाइटी ने मुमानी को पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया था। ये अमेरिका की अज़द फ़ज़ाओं का असर था। किया था वो घर में हमेशा एक ही डेली डाली बटनों वाली कार्ट और नीचे टाइट्स तंग पजामे पहना करती थी, और ये टायर्स इतने ज़्यादा टाइट हुआ करती थी कि जिसकी वजह से उनके निचले जिस्म के एक वज़ू का दिया जा सकता था। इसके अलावा आम हालात में भी वो काफ़ी बोल्ड किस्म का लिबास पहनती थी, जो कि शुरू में तो मुझे बड़ा अजीब बल्कि शर्मंगेज़ लगा, लेकिन फिर आहिस्ता मामू की तरह मैं भी इसका आदी हो गया था। इतनी मदद करने के बाद तनवीर ने अपनी कुर्सी को थोड़ा मजीद उगे की तरफ किसका यार मैं तेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि एक रात की बात है कि मैं अपने कमरे में मस्त सो रहा था कि अचानक इसी वजह से मेरी आंख खुल गई। कुछ देर तक तो मैं यूं ही बरनक पर लेटा गिरपट्टे बदलता रहा, फिर अचानक मेरे कानों में सेक्स भरी चीज सुनाई दी। बिलो मूवीज देख कर इतना तो मैं जान ही गया था कि लड़कियों के मुंह से इस किस्म की चीजें सिर्फ सेक्स के दौरान ही निकलते हैं, इसलिए जब ऐसी चीज की आवाज मुझे दोबारा सुनाई दी तो मैं सोच कर लेट रहा
था कि मामू मुमानी सेक्स एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद फिर उन्हीं को लज्जत भरी चीखों में थोड़ी शिद्दत उग और उन सेक्सी आवाज़ों को सुनते अचानक ही मुझे याद उगा कि मामू की तो आज नाइट है। ये ख्याल आते ही मैंने अपने बेड से छनक लगाई और दबे पांव चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और फिर कान लगाकर हरम मामी के कमरे की तरफ देखने लगा। इसी वक्त जब मेरे कान उनके कामले की तरफ लगे हुए थे, अचानक मुझे और मामी की एक जोरदार मगर हसन पर उसी चीख सुनाई दी। मैंने गौर किया तो ये आवाज़ गिल रही थी तरफ से अलिफ रही थी। चुनांचे में बात कर गैलरी की तरफ गया और गैलरी से नीचे की समत देखने लगा कि जिस तरफ से मंगवाने की मस्त सेक्सियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यहाँ देखता हूँ कि मैं अपने दोनों सीढ़ियों की रेलिंग पर रखे हुए थे, उनकी टाइट स्कू में, जबकि उनकी बॉडी से पीछे को निकली हुई थी। ममाने के एन पीछे अक्षय सेब खड़े थे, उनके भी लेकर उतरी हुई थी और वो खुदी के आलम में धक्के मारे थे। चुनांचे इस वक्त दोनों की पेट मेरी तरफ थी, इसलिए मुझे ये मालूम न हो सका कि आलिफ नरीन साहिब मामी की मस्त गाट बजा रहे थे यहाँ कि उन कलाम मामू कीच में अलिफ जा रहा था। दोनों ही बड़े जोर शोर के साथ जुदाई में मसरूफ थे। अच्छे से का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मुमानीस फीलिंग को बड़ा इंजॉय कर रही थी। इस कौल सबूत वो नज़र भरी चीखें थी जो कि उनके मुंह से मुसलसल निकल रही थी। उम्मी को एक गैर मर्द और वो भी हिंदू से चवाती देखकर मुझे गुस्सा तो बड़ा आलिफ, लेकिन मैं बावजा गैलरी में चुपचाप खड़ा उनका तमाशा देखता रहा। ये दर अच्छे से अपने गुस्से मारते हुए अचानक ही मामी की को एक मखसूस अंदाज से थपथपना शुरू कर दिया। फिर ये देखकर मैं हैरान रह गया कि जैसे ही अच्छे से अपने मुमानी की मोटी को थपथपा तो इसी वक्त मुमानी ने तेजी के साथ अपनी चाकू में लियलन बैन निकाला और फिर इसी अपने चाकू में लियालाम बाहर निकाला और फिर इसी रफ्तार से घूमकर अच्छे से सामने अकड़ों बैठ गई और उनके लाम को अपने हाथ में पकड़कर बड़ी बेताबी के साथ जो सुना शुरू कर दिया। अभी मम्मा ले 3-4 चोबे ही लिए होंगे कि अचानक अच्छे सोब के मुंह से ओ की एक पर लुत्फसी आवाज़ निकली और उसके साथ ही उनका जिस्म कांपा और फिर वो झटके मार मार के मुमानी के मुंह में ही छोड़ना शुरू हो गए। और इस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही थी जब मानी ने अक्षय से के नानों को आखिर कतरा तक सोचती रही और फिर पता नहीं उन्होंने अपने मुंह में रखी अच्छे सेब की बनेगा ऊंट भराया नहीं, अलबत्ता जैसे ही उनके लाम से मनी निकलना बंद हुई मुमानी भट्टी से ऊपर उठी और उसके बावजूद भी कि उसे वक्त मम्माने का मुंह बंदूक से भी मनी से भरा हुआ था, उन्होंने अच्छे के मुंह में मुंह डाल दिया और एक तवील किस्म की में दम साथ ये सारा मंजर देखता रहा। और जैसे ही उनकी तवील किस्म खत्म हुई अच्छे से अपने अपने नुक्कर पहनी और वापस कमरे में चले गए। इसी वक्त मुमानी की नजरें ऊपर गैलरी में पड़ गई कि जहां पर मैं खड़ा यह तमाशा देख रहा था। मुझे यूं खड़ा देख कर वो एकदम से चौंक गई, लेकिन कोई खास रिस्पांस न दिया। इस दौरान में भी वापस अपने कमरे में अलिफ गया। मुमानी को एक हिंदू के साथ सेक्स करते देखकर मेरे तन बदन में उग लगी हुई थी, इसलिए कमरे में अलिफ कर में इसे इसी के आलम में रहना शुरू कर दिया। अभी मुझे कमरे में डालते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक फौरन मुमानी कमरे में दाखिल हुई। उनकी आंखों से शोले बरस रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर बड़े ही तरस लहजे में मैं कहने लगे, तुम गैलरी में खड़े क्या कर रहे थे? फिर इससे मैं बांटते हुए बोली, ऐसी हरकत करते हुए तुमने शर्म नहीं आती? मैं जो कि पहले ही भरा बैठा था फौरन जवाब देते हुए कहा कि शर्म मुझे नहीं बल्कि आपको आनी चाहिए कि जो मामू के होते मैं इस गुस्से के आलम में जानता हूँ। भाई कहा किसी गैर मादा और वो भी एक हिंदू के साथ ऐसा गंदा काम कर रही थी। मेरी बात सुनकर यानी गुस्से में उगबगूला हो गई। चुनांचे वो तेजी से उगे बढ़ी और मुझे गिरा वहाँ से पकड़कर पुकारते हुए, गालिब मैं किसी हिंदू के साथ सेक्स करूं, ईसाई के साथ तो मैं इससे मतलब तो इस पर मैंने भी तुर्की जवाब देते हुए कहा कि मामू को अनी लेने दो, मैं उनको बताऊंगा कि उनके पीछे अब किस किस के साथ गिल सारे उड़ाते रहती हो। मेरी बात सुनते ना माने के चेहरे का रंग उड़ गया और वो मेरी तरफ देखते हुए बगैर बोल्ड लेकिन ज्यादा लहजे में कहने लगे थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो बपरी हुए लहजे में बोले, कान खोल कर सुन लो मिस्टर तनवीर, मेरे बारे में अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मामू से कहा तो याद रखो मेरे साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन इसके बाद मैं तुमको भी इधर नहीं रहने दूंगी बल्कि तुम्हें इसी मामू से धक्के देकर यहाँ से निकलवा दिया तो मेरा
नाम भी और हम नहीं। इसके बाद फौरन बाद इससे मुखातिब होकर बड़े साल दिलीजे में कहने लगे, सुनो मिस्टर, मैं तुम्हें अजरात के मौला देती हूँ, अगर तुमने यहाँ रहना है तो जैसे मैं चाहूंगी तो मैं वैसे ही रहना पड़ेगा, वरना याद रखो मेरे यहाँ इतनी वक़्फ़त है कि मैं तुम पर पुलिस के बनवा कर तुम्हें डिबूट करवा दूंगी। इतनी बात करके मम्मा ने तो पाँव फटती हुई वहाँ से चली गई, जबकि उधर मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। अगर इस वक्त मेरे पास मामू का सेल फोन नंबर होता तो मैं उन्हें इसी वक्त उनको फ़ोन करके मुझे सारे का दौर बता देने थे, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास उनका फ़ोन नंबर न था। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत थी कि पुलिस का नाम सुनकर अंदर से मैं भी डर गया था। चुनांचे में गुस्से की आलम में टलता रहा और मुमानी और ख़ासकर उसकी धमकियों के बारे में सोचता रहा। इस दौरान सोचते सोचते जब मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ तो मुझे मुमानी की पुलिस और मामू के हाथों धक्के देकर निकलवाने की धमकी याद उगा, और मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि मेरे मामू पूरी तरह इस चुड़ैल के कब्जे में थे। फिर मैंने सोचा कि मामू को तो इस कदर मामी के नीचे लगे हुए हैं कि अगर उन्होंने मेरी बात का यकीन न किया तो इससे उगे मैंने सोच सका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता में अंदेशा है दूर दराज में गिरने लगा कि अगर मामू ने मेरी बात ना मानी और सबूत लाने को कहा या फिर वो सारफान में मुझे पुलिस का ख्याल आलिफ अति मुझे अपना घर भी याद उगा कि जिनकी किस्म सवाने के लिए मैं पढ़ाई छोड़कर अमेरिका में आलिफ था। उसके बाद वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे यहाँ से कहा था कि इस वक्त तक मेरे अबू सरकारी दफ्तर में कलर की बहुत बुर्द थे। वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वो भी थोड़ी सी तनख्वाह में हम लोग बामसकल गुजारा किया करते थे, और ख़ासकर महीने के आखिर में तो हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा पुतली हो जाया करती थी। जबकि इसके बरक्स मेरी उम्मी के बिक रिश्तेदार बड़ा अमीर और अच्छे घर के खाने पीने वाली थी, और रिश्तेदारों में सिर्फ अमीर थी। और तुम्हें तो मालूम हुएगा मेरी फैमिली फंक्शन में हमें लोगों के यहाँ एक गरीब रिश्तेदार की क्या हालत होती है। ऐसा मौक़ों पर बेचारा गरीब न घर का रहता न गार्ड का, और क्योंकि हमने ढेर सारे पैसे में कमाऊता का वो भी अपनी फीली में सर उठाकर चल सके। चुनांचे अपनी किस बात पर घर में फैली हुई गुर्बत का ख्याल आती ही में बिल्कुल ठंडा पानी, और सोचने लगा कि फॉरवर्ड करो अगर मैं मामू को इस बारे में बता भी दूं तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही होने का शदीद ख्वाहिशात था। और उसकी वजह यह थी कि मैं अच्छी तरह से जानता था कि इसके बाद वो मानी ने मुझे नहीं छोड़ा था। इतने बात करने के बाद तनवीर ने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा, ये उनको साथ भी वो रात मेरे लिए बहुत अरब वाली रात था। मैं सारी रात अपने कमरे में बैठता सोचता रहा जाता रहा, इसलिए मम्मी जाए भर में वो किसी दूसरे चवा किसी काले अच्छी से गुमरवाए उएदा से मैंने किसी बंदे में नहीं पड़ना, और उम्मी की फरमाइश पर $150 कमाने हैं ताकि हम लोग भी ख़ानदान में सर उठाकर छोड़ सकते। ये फ़ैसला करने के बाद मैं बहुत पुरसुकून हो गया, और फिर जाकर देखते हैं सऊदिया रात गए सोने के बावजूद भी सुबह सवेरे मेरी आँख खुल गई। चुनांचे में जल्दी उठा और कमरे से बाहर निकल गया। देखा तो मामू अभी तक काम से वापस नहीं अलिफी थे, जबकि हरम मामी डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। उनकी हालत को देख कर सब पता चल रहा था कि मेरी तरह उन्होंने भी रात बहुत टेंशन में गुजारी थी। मैं झिझक कर चलता हूँ उनके पास जाकर खड़ा होकर गया। जाहिर है कि मेरे अनी से और पूरी तरह बाखबर थी, लेकिन बगैर बड़ी बुनियादी के साथ टेबल रोटी पर जिसमें लगा रही थी, लेकिन उनकी इस बेनियाजी से भी एक अलिफ रहा था। मैं कुछ दे रही हूँ घड़ा। इस दौरान उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर इसी बेनियाजी से कहने लगे, लेकिन इजरार हालत में डबल रोटी पर वो बटर लगा रहा है। ये देखकर मैंने उन्हें अपनी तरफ मुखातिब किया और पिंसी बंसी आवाज़ में बोला, वो मुमानी जी, आई एम सॉरी। रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए अब से मुआफ़ी चाहता हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरे मुआफ़ी मांगने की बात सुनकर मामी चौंक उठी थी, और मेरी मुआफ़ी वाली बात से उनके तने हुए अज़लात काफ़ी दल्ले पड़ गए थे। लेकिन बज़ाहिर उन्होंने मुझ पर कोई भी जहर नज़र नहीं, बल्कि मेरी तरफ देखते हुए बड़े ही तंज़ा लहजे में कहने लगे हैं, रात को तो कुछ और ही कह रहे थे। इस पर मैंने बड़ी शर्मिंदगी से जवाब देते हुए कहा, मामी जी मैं रात वाली बात पर ही अब से मुआफ़ी मांगने आलिफ हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं वादा करता हूँ कि उएदा से आपके किसी भी मामले दखल में अंदाजी नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर मामी के चेहरे पर एक मखसूस किस्म की एक हदीस लेकिन फातिहाना सी मुस्कुराहट फैल गई, और उन्होंने कुर्सी पर बैठे बैठे मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहने लगी, तुम ठीक कह रहे हो। तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए बड़ी शर्मिंदगी से हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया कि मामी जी मैं जो कह रहा हूँ खूब सोच
समझकर कह रहा हूँ। मेरी बात मुकम्मल होते ही मोमिन एक गहरी सांस ली और फिर मेरा हाथ पकड़ते हुए कुर्सी से उठी और मुझे गिले से लगाते हुए बोली, शाबा तनवीर, अगर तुम अपनी इस बात पर कायम रहे तो फायदे में रहोगे, वरना अपने नुकसान तुम खुद जिम्मेदार होगे। फिर जो कुछ देर बाद मेरे साथ उनका रवैया पहले जैसा हो गया, बल्कि मैंने महसूस किया कि इस वाकया के बाद वो मेरे साथ पहले से कुछ ज्यादा फरी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भूले से भी अच्छे जी के साथ होने वाले अपने अफेयर का जिक्र तक नहीं किया था। लेकिन फिर एक दिन कमाल हो गया। ये इस वक्त यहाँ से 2 दिन बाद की बात है। वो दिन मामू की नाइट थी। वो हफ्ते में एक आधी नाइट करते थे। डिनर के काफी देर बाद मामी मेरे पास, अलिफ इस वक्त में पलंग पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने दरवाजे में जाकर एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर बड़े ही जुमनी अफवाज में बोली, मैं जरा नीचे जा रही हूँ। मामी के मुंह से ये बात सुनते ही मेरे सारे बदन में एक सनसी सी दौड़ गई और मैं ये सोचकर एकदम से गर्म हो गया कि मेरे बेड के ऐन नीचे वाले कमरे में मामी इससे हिंदू अच्छे से जदवानी जा रही थी। और यह ख्याल अनी की देर थी कि अचानक ही मेरा लाम तो नहीं कर खड़ा हो गया और मैंने भेज दिया इससे हाथ में पकड़कर फैलाना शुरू कर दिया। मामी के जाने के थोड़ी ही देर बाद मुझे अपनी खिड़की में से जो कुछ इस वक्त खुली हुई एक तेज जिसकी सुनाई दी इस सिसकी का सुनना ताका। अचानक मेरे दिल में ये ज़बरदस्त ख्वाहिश जागी कि क्यों ना मामी का लाइव शो देखा जाए। इस ख्वाहिश का जहन में अनी के देर थी कि मैं बेहद बेचैन हो गया। मैंने इसी ख्याल को अपने जहन में सीजट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जो मैं इससे अपने जहन से जट करेंगी कोशिश करता कौन ये ख्याल इतना ही सैयद से उमर कर मेरे सामने अलिफ जाता। मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा कसूर मुमानी का था, जो कि एन मेरी खिड़की के नीचे ऊंची आवाज में मस्त और शीमानी सिसकियां बारह आई थी, जिन्हें सुनकर मैं पागल हुआ जा रहा था। उधर जब मेरी ख्वाहिश हाथ से ज्यादा बढ़ गई तो आखिरकार मजबूर होकर मैं अपने पलंग से नीचे उतरा और बड़े मोहतात तरीके से चलता हुआ गैलरी की तरफ बढ़ गया। इसके साथ साथ मुझे इस बात का भी लड़का लगा हुआ था कि अगर मामी ने मुझे ऐसा करते हुए देखा लिया तो वो मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे सड़ियां उतरने लगा। जैसे ही मैं सड़ियां उतरता गया वैसे वैसे मामी की मिस्तिस्कियों दी ओअज मामी की मस्त सिसकियों की ओज़ी और भी नुमायां होना शुरू हो गए, जिन्हें सुन सुनकर मेरा लाम मजीद तन गया। सीढ़ियों के करीब ही अच्छे से का कमरा वाक़या था, जो जैसे ही मैं आखिर सीढ़ी उतरा और अक्षय के दरवाजे की तरफ देखा तो उसके दोनों बटपूरियों तरह से खिले हुए थे। इन लोगों ने दरवाज़ा बंद करने की जहमत नहीं की, गवारा की थी। यह देखकर मैं खास मायूस हुआ। अभी मैं सोच ही रहा था अब मैं क्या करूं कि इस नाम में मामी की श्वत से भरपूर सेक्स सुनाई दी। से सुनते ही मेरे लाम में एक शदीद झटका लगा। इसी वक्त मेरे जहन में इस खिड़की का ख्याल उगा, जो कि मेरी खिड़की के बिल्कुल नीचे वाक़ थी। जिसयान अति ही में बड़ी मोहतात कदम उठाता हुआ कमरे के पिछली तरफ चल पड़ा कि जहां पर यह खिड़की वाक़ थी। तवक्को के एन मुताबिक उकशी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैं सर झुकाता चलता हुआ जाकर खिड़की के नीचे बैठ गया। कमरे से रोशनी छन छन कर बाहर अलिफ रही थी, चुनांचे उनकी खिड़की की पर जाली लगी हुई थी और वैसे भी कमरे में फुल लाइट्स थीं, इसलिए अंदर से बाहर का मंजर देखे जाने का कोई इस्तेमाल न था। अलबत्ता बाहर से अंदर का सारा अंदर साफ नजर आ रहा था। तमाम सिचुएशन का जायजा लेकर मैंने धीरे धीरे लेकिन बड़े मोहतात तरीके से अपना सर उठाया और धड़कते दिल के साथ खिड़की के एक तरफ खड़ा हो गया। इस वक्त मेरा जिस पसीने में शराबूर दिल धक धक कर रहा था, उसके साथ साथ मामी के खौफ से मेरी टांगें भी अप रही थी। लेकिन मुझ पर उनका सेक्स सीन देखने का इस कदर शौक चढ़ा हुआ था कि इतने बड़े रिस्क के बावजूद मैंने कामती हुई टांगों के साथ धीरे धीरे सर उठाकर अंदर की जानिब देखा। वाह अंदर का अंदर बहुत गर्म और खुश रहबा था। देखता हूँ कि मामी और अच्छे के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे, जबकि मामी पलंग से टेक लगाकर बैठी थी और अच्छे मानी की छातियों को चूस रहा था। वैसे तो मैं बिकी छुपे अंदाज में मामी की छातियों को रोज ही देखा करता था, लेकिन आज पहली दफा उनकी छातियों को पूरी तरह नंगा देखने का मौका मिल रहा था। क्या बदो दोस्तों, मामू की छातियां फुटबॉल के साइज से थोड़ी ही छोटी होंगी, लेकिन इसकी इसी की तरह गोल और उन गोल गोल साथियों के उड़ियर उनके मोटे मोटे नेपल्स अकड़े हुए खड़े थे। एक्स के एक हाथ में मामी की छाती का लेपल था, जबकि मामी की दूसरी छाती इसके
मुंह में थी और वो इससे बड़े जोश व खुरूश के साथ चूस रहा था। ये दिलकश और सेक्स बड़ा नज़ारा देखकर मैं वक्ती तौर पर अपना सारा डर और ख्वाब भूल गया और बड़े ध्यान से लगा उधर मामी के छाती को चूसते चूसते जैसे अच्छे के निपाल का सा कांटा तो मामी के मुंह से एक जालता रंग से दिल का शोर लज्जत भरी चीख निकलती जिसे सुनकर एक दफ़ा दुआ किशन उनसे कहे वीडियो था कि ऐसा लिखी तुम्हारा बांध जाना उड़ जाए। तो इसके बाद सुनकर बड़ा दास से कहने लगे तुम हाँ जी की बात कर रहे हो, मेरी तरफ से चाय और बिल्डिंग उठ जाए मुझे इसकी परवाह नहीं, तुम बस मेरी छातियां चूसो। और चूसते जो इसका मतलब ये था कि मामी को अपनी छातियां जिस्माना बहुत अच्छा लगता था। दोनों जैक्सी ने और कहने पर जबान फेरते हुए कहा वो तो मैं चूस ही रहा हूँ लेकिन फिर भी डालने के देहात अच्छी होती है। अच्छी की बात सुनकर मामे ने अपनी लेफ्ट साथी को इसके मुंह से निकाल और राइट वाली शादी को इसके मुंह में देते हुए बोली इस बात की तुम भी करना करो, मेरा ही बानजा बड़ी गहरी नींद में सोता है। इसके साथ मामी गया हूँ और सिस्कियों का वही खेल दोबारा से शुरू हो गया।